जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है और सुरक्षा बलों के निशाने पर 11 आतंकी, 8 लोकल समेत 11 आतंकियों की तलाश जारी है। लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों की तलाश को लेकर यह खबर, जहां पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों की भी तलाश। इस बड़ी खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ सहयोगी जितेंद्र हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी खबर आई है, सुरक्षा बलों के निशाने पर 11 आतंकी। क्या डिटेल इस बारे में जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए 6 आतंकी मारे जा चुके हैं जबकि 11 अभी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। सुरक्षा बल लगातार उनकी तलाश में साउथ और नॉर्थ कश्मीर में डेरे डाले हुए हैं। इसके अलावा जगह जगह सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। दरअसल आदिल ठोकर, इसके अलावा हासिम मूसा और साथ ही तलाबाई, ये वो 3 हैं जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे। इसके अलावा 23 अप्रैल को एक और लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 14 आतंकी शामिल थे और ये सभी लगातार घाटी के अंदर एक्टिव थे। उनमें से 6 आतंकी मारे जा चुके हैं जबकि पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों समेत अभी भी 11 आतंकी ऐसे हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। इनमें से ज्यादातर के जो ठिकाने हैं वो साउथ कश्मीर में जो पहाड़ी जंगली इलाके हैं वहां पर मिली है। उनके तमाम जितने भी हाइडआउट्स हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है। काफी हाइडआउट्स सुरक्षा बलों ने ट्रैक भी किए, उनको खंगाला, लेकिन उनमें ट्रेसेस उनके नहीं मिले। तो फिलहाल लगातार कोशिश है इन 11 आतंकियों को तलाश कर इन्हें ठिकाने लगाने की। जी, बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार जारी ऑपरेशन के बीच आज की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि फिलहाल इंफॉर्मेशन इस बीच ये भी है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन के तहत ही ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और इस बीच जितेंद्र से भी आगे इस बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। और देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही का सबसे बड़ा सबूत आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने निकाला है मरम्मत के लिए अब टेंडर। जिन एयरबेस पर भारत का हमला हुआ अब उनकी रिपेयरिंग कर रहा है पाकिस्तान। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के लिए भी टेंडर निकाला गया है और ये देखिए टेंडर की वो कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर, और ये भी आपको बता दें कि 13 मई को, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत की तरफ से जो आखिरी वार किया गया 9 और 10 की दरमियानी रात, जिस तरह से पाकिस्तान के एयरबेसेस पर वार किया गया, 11 एयरबेस तबाह हो गए इसमें। और अब इसके बाद पाकिस्तान इन एयरबेसेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाल चुका है और इसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल है, इसके लिए भी टेंडर निकाला गया है। और इससे पहले ही भारत की तरफ से भी दिखा दिया गया था सबूत के तौर पर कि कैसे पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। पहले और बाद में क्या हुआ, यानी कि पहले के क्या हालात थे और जो भारत की तरफ से हमला किया गया उसके बाद कितना बड़ा नुकसान इन एयरबेस को पहुंचा है, उसी में से एक सरगोधा एयरबेस की तस्वीर अभी आपने देखी। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन सभी जगहों के लिए टेंडर निकाला है जिसमें एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस की बात कही गई है। आम दिनों में यह टेंडर निकलता तो शायद रखरखाव का हवाला दे दिया जाता, लेकिन भारत के साथ तनाव के बीच भारी तादाद में निकाला गया टेंडर इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि उनका एयरबेस तबाह हो चुका है और वो जल्द से जल्द इसकी रिपेयरिंग चाहते हैं, जिससे अगर भारत कोई हमला करे तो वो कुछ तो जवाब दे सके। टेंडर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑनलाइन निकाला जिसे कोई भी देख सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने रावलपिंडी एयरबेस और रिसलपुर एयरबेस के लिए टेंडर जारी किया है। साथ ही कल्लर कहर एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए भी टेंडर निकाला गया। पाकिस्तान ने इसके अलावा भी कई टेंडर के लिए विज्ञापन जारी किया, उसमें भी कई जगहों की रिपेयरिंग की बात कही गई है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों समेत आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि पाकिस्तान अपने एयरबेस और सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान को जानबूझकर दुनिया से छिपाने की कोशिश में लगा है, लेकिन अब एक बड़ा सबूत उसने खुद ही दुनिया के सामने रख दिया है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया है कि भारत के हमले में नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकाने तबाह हुए। शहबाज शरीफ का यह बयान दुनिया को बताने के लिए काफी है कि भारत ने उसे किस तरह से सबक दिया है। यानी जो कुछ पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा उस पर पाकिस्तान के पीएम ने मुहर लगा दी है और किस तरह से भारत ने उसे धूल चटाई है। भारत ने नूर खान समेत 11 एयरबेसेस पर हमला किया, जहां चाहा उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। आतंकियों के आका गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आता। जिन चाइनीज हथियारों के दम पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करने की हिमाकत की, वो खुद साबित हुई। हिंदुस्तान के वीरों ने रावलपिंडी तक घुसकर हमला किया। पाकिस्तान को गुमान था कि चीन से मिले हथियार उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन क्या एयरबेस, क्या रडार सिस्टम और क्या आतंकी ठिकाने। भारत ने जहां चाहा वहां हमले किए और पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर कर दिया।
भारत ने आतंक पर एक्शन के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आतंकियों के अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान को मिले चाइनीज हथियारों की भी पोल खुल गई। चीन ने पाकिस्तान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, जिसको लेकर दावा था कि ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है जो प्लेन क्रूज मिसाइल गिराने में सक्षम है। इसकी खासियत यह है कि ये एंटी जैमिंग की क्षमता रखता है और 120 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में भारत के सभी हमले कामयाब रहे। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल नहीं गिरा पाया, यहां तक कि ड्रोन रोकने में भी नाकामयाब साबित हुआ और भारत ने लाहौर में तैनात HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। कुल मिलाकर पाकिस्तान को चीन पर यकीन करना भारी पड़ा और भारत के सामने उसके हथियार बेदम साबित हुए। और वहीं आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान ने आघात को झेला, इसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ भारत के ब्रह्मास्त्र का है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी और सभी मिसाइलों ने अपने टारगेट को अचूक प्रहार से खत्म कर दिया। रिपोर्ट आती है। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को कैसे बर्बाद कर दिया, इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं और पाकिस्तान के लोग इस बर्बादी को कबूल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में प्रचंड प्रहार के बाद, जबरदस्त सफलता के बाद दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। दुनिया के 18 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत से संपर्क किया है। बाहुबली मिसाइल ब्रह्मोस की पावर यह है कि इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा है। ब्रह्मोस 200 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है, जिसे जल, थल और नभ कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा बाहुबली ब्रह्मोस हवा में रास्ता बदलने में माहिर है। इसके पास मूविंग टारगेट को ध्वस्त करने की शक्ति है, जो आसानी से रडार को भी चकमा दे सकता है। यही वजह है कि ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में तैनात चीन के एयर डिफेंस सिस्टम झकाते हुए तबाही मचाई। जिनपिंग की सुरक्षा प्रणाली को ब्रह्मोस ने पूरी तरह से नाकाम करके साबित कर दिया। अब ब्रह्मोस की शक्ति से पाकिस्तान भयभीत है, जबकि पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। पूरे विश्व में ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ भारत के ब्रह्मास्त्र का है। पाकिस्तान उस मिसाइल से डरा हुआ है जिसने शहबाज और मुनीर को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। ब्रह्मोस ने आधी रात को पाकिस्तान का जिस तरह से अकल्पनीय दहन किया, उससे न सिर्फ टेररिस्तान बल्कि संपूर्ण विश्व चकित है। पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने पाकिस्तान में 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। सभी मिसाइलों ने अपने टारगेट को बेहद सटीकता के साथ खत्म कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई है। ब्रह्मोस की चोट से घबराए पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और सदमा दिया और साफ कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। और वहीं भारत के एक्शन के बाद आतंक का प्रायोजक पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि बातचीत से मुद्दे सुलझाने के लिए हम तैयार हैं। भारत ने आतंक के आकाओं को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर ला दिया है। सीज फायर तो हुआ, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान को ऐसी चोट दी गई जिसे वो आने वाले सालों तक याद रखेगा। अब पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है, जिसके कारण पाकिस्तानी पीएम गिड़गिड़ाने लगे हैं। हालत यह है कि अब वो शांति की बात करने लगे हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े, कुछ हासिल नहीं हुआ। हम सभी मुद्दे को बातचीत से सुलझाने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग भी करेंगे। साफ है, ऑपरेशन सिंदूर से शहबाज शरीफ खौफ में है और डर है कि भारत फिर से कोई बड़ा एक्शन ना करे। हालांकि हिंदुस्तान ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर। ऑपरेशन सिंदूर की धमक पूरी दुनिया ने देखी। हिंदुस्तान के शूरवीरों ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश तो की, लेकिन उसके हर हमले को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि उसका ऐसा जवाब दिया कि कराची से लेकर रावलपिंडी में अफरा तफरी मच गई।
और भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है। अब पाकिस्तान ने भारत से सीजफायर जारी रखने की अपील की है। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया में पराक्रम की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो हिंद के वीरों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और रावलपिंडी तक घुसकर मारा। पहले तो पाकिस्तान ने झूठ का मरहम लगाकर अपने जख्मों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब एक एक कर सच्चाई दुनिया के सामने आने लगी है। पाकिस्तान का हाल ये है कि वो रहम की भीख मांग रहा है, भारत से सीज फायर जारी रखने की अपील कर रहा है और आतंक के खिलाफ जंग में साथ देने का वादा भी कर रहा है। दरअसल 18 मई की तारीख को लेकर पाकिस्तान खौफ में है। डर है कि भारत फिर से कोई बड़ा एक्शन ना कर दे, जिसके कारण वो भारत से सीज फायर जारी रखने की अपील कर रहा है। समझौते के मुताबिक दोनों देशों के बीच 18 मई तक सीज फायर जारी रखने पर सहमति बनी है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो जख्म दिए हैं जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। उधर पाकिस्तानी लीडर और आर्मी पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है और ये संकट है पीओके पर कब्जा बनाए रखने का, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। आतंक के खिलाफ जम्मू में भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चल रहा है, जिसे कहा जा रहा है कैच एंड हंट ऑपरेशन। यह ऑपरेशन इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जम्मू संभाग, ना सिर्फ जम्मू संभाग बल्कि कश्मीर संभाग के अंदर भी जितने भी आतंकी किसी भी इलाके में छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस समय हम मौजूद हैं बॉर्डर के इलाके में और आसपास के इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान किस तरीके से इलाके को सर्च कर रहे हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। नदी नाले भी यहाँ पर बहते हैं जो पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरफ भी जाते हैं। आशंका ये भी रहती है कि आतंकी कहीं पारंपरिक रूट इस्तेमाल ना करे जो हमेशा से देखा गया है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना बेहद ज्यादा अलर्ट है। खबर कैथल से है। कैथल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सूचना भेजने के आरोप में पुलिस ने एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, हरियाणा के कैथल से पुलिस ने 25 वर्षीय देवेंद्र सिंह ढिल्लो को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। देवेंद्र पर सैन्य छावनियों और संवेदनशील जगहों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को भेजने का आरोप है। हरियाणा में पिछले 3 दिनों के अंदर जासूसी के आरोप में ये दूसरी गिरफ्तारी है। पता चला है जासूसी का आरोपी नवंबर 2024 में करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान गया था। इसी दौरान उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर से मुलाकात की थी। पाकिस्तान में धार्मिक यात्रा के दौरान आईएसआई ने हनी ट्रैप में फंसाकर इसे जासूसी से जुड़े लोगों के साथ जोड़ा। इसके बाद से ही आरोपी देवेंद्र भारतीय सैन्य ठिकानों से जुड़ी सूचनाएं पाकिस्तानी अफसरों को शेयर कर रहा था। पुलिस और एजेंसियां अब आरोपी का मोबाइल जब्त कर उसकी जांच करा रही है। इसके साथ ही उसके बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। देवेंद्र सिंह ढिल्लो पटियाला के कॉलेज में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का छात्र है। 11 मई को गुहला थाने में एक सिक्योरिटी एजेंट ने शिकायत दर्ज की थी कि देवेंद्र ने फेसबुक पर पिस्तौल और बंदूकों के साथ तस्वीरें साझा की है। और पाकिस्तान भारत से जासूसी के जरिए अब लड़ाई करना चाहता है। उसके इस ख्वाब को भी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस नाकाम करने में जुटी है। जंग में मुंह की खा चुका पाकिस्तान भारत से छद्म युद्ध करने से बाज नहीं आ रहा है। तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत में अपने जासूसों के जरिए हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय एजेंसियां और पुलिस तबाह करने में जुटी है। पंजाब के भटिंडा में मौजूद सैन्य छावनी की जासूसी करने के आरोप में रकीब नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। वो सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजता था। आरोपी के बैंक खातों की जांच की जा रही है। पंजाब के जालंधर में गुजरात पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से भार्गव कैंप इलाके में छापेमारी कर मोहम्मद मुर्तजा अली नाम के जासूस को गिरफ्तार किया।
उसके कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। पंजाब के मलेरकोटला से 2 पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। दोनों ने पूछताछ में खुलासा किया कि किस तरह से पाकिस्तानी वीजा और पैसों का लालच देकर नई दिल्ली की पाकिस्तानी असेंबली में पोस्टेड कर्मचारी ने जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। मुंबई से सटे शाहपुर इलाके में ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही कसारा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बच्चे ड्रोन के साथ नजर आ रहे हैं। कई बच्चे ड्रोन के साथ खेलते देखे जा सकते हैं। दरअसल ये बच्चे पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे, तभी उन्हें वहां पर एक ड्रोन दिखाई दिया, जिसके बाद बच्चों ने ड्रोन अपने हाथ में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही कसारा पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ड्रोन जल संपदा विभाग का है। जल संपदा विभाग की टीम इस इलाके में वैतरना डैम का सर्वेक्षण कर रही थी। इसी दौरान ये ड्रोन रेंज से बाहर चला गया और इसके बाद वो नीचे गिर गया। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ड्रोन जल संपदा विभाग का है, मामले की पूरी जांच की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ ठाणे पुलिस ने 3 जून तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। दरअसल पाकिस्तान के साथ टकराव के बाद 14 मई को ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे अब 3 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने मुंबई एयरपोर्ट पर 2 मोस्ट वांटेड भगोड़े आतंकी अब्दुल्ला फैज शेख और तलहा खान को गिरफ्तार किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। भारत के 2 मोस्ट वांटेड आतंकी पकड़े गए हैं। एनआईए यानी केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2 भगोड़े आतंकवादियों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों की पहचान अब्दुल्ला फैज शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान के रूप में हुई है। ये दोनों आतंकी इंडोनेशिया के जकार्ता में छिपे हुए थे। भारत लौटने पर इमिग्रेशन विभाग ने उन दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका। इसके बाद एनआईए ने अरेस्ट किया। दोनों आरोपी आईएसआईएस के पुणे स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े थे। अब्दुल्ला फैज शेख और तलहा खान दोनों 2023 के पुणे आईईडी केस के आरोपी हैं। इनके ऊपर बम बनाने और उसका परीक्षण करना जैसे आरोप शामिल हैं। ये दोनों भारत में आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर सेल हैं। एनआईए विशेष अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इतना ही नहीं, दोनों की जानकारी देने पर 3-3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पिछले 2 साल से इन आतंकियों की तलाश थी। एनआईए ने मुंबई एयरपोर्ट से आईएसआईएस स्लीपर मॉड्यूल के 2 भगोड़े आतंकियों को पकड़ा है। ये दोनों 2 साल से फरार थे। पुलिस ने इनके पकड़े जाने से कई अहम राज खुलने की उम्मीद जताई है। मुंबई एनआईए ने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से आईएसआईएस के 2 आतंकी स्लीपर सेल्स को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकियों की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला है, जिसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम था। और इस अब्दुल्ला शेख उर्फ डायपर वाला को एनआईए की टीम ने मुंबई के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये है ताला लियाकत खान। ताला लियाकत खान जो है वो यहाँ पुणे के वानावाड़ी इलाके में फ्लैट नंबर 503 में रहता था। और ताला के ऊपर जो मामले हैं, वो अब्दुल के ऊपर जो मामले हैं वही मामले ताला के ऊपर भी हैं। इन दोनों के ऊपर आईडी की टेस्टिंग करने, आईडी को बनाने और आईडी के साथ लोन वुल्फ बनकर किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के मामले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करने की कोशिशें तेज कर दी। अब भारत सरकार 7 जगहों पर अपना डेलीगेशन भेजेगी, जिसका नेतृत्व सभी प्रमुख विपक्षी दलों के सांसद करेंगे। हालांकि डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले सांसद सरकार के न्योते से खुश हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस लिस्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शशि थरूर के नाम पर कैसे सियासत हो रही है, वो भी अब जानें। संसदीय कार्य मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश में भारत का पक्ष रखने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने वाले सांसदों के नाम का ऐलान कर दिया है। सरकार ने इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी जिम्मेदारी दी है।
केंद्र सरकार की लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता शशि थरूर अब भारत का पक्ष अमेरिका में रखेंगे और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ईस्टर्न यूरोपीय देशों में भारत का पक्ष रखेंगे। डीएमके सांसद एमके कनिमोझी को रूस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू नेता संजय झा साउथ ईस्ट एशियाई देशों में भारत का पक्ष रखेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को मिडिल ईस्ट देशों की जिम्मेदारी मिली है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले को वेस्ट एशियाई देशों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे अफ्रीकी देशों में भारत का पक्ष रखेंगे। विदेश जाने वाला हर ग्रुप अलग अलग देशों का दौरा करेगा। इन समूहों में सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया जा रहा है। इससे यह भी साफ हो रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की है। और वहीं डेलीगेशन में शामिल होने पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने एक पोस्ट किया। शशि थरूर ने अपने पोस्ट में क्या कहा, यह आपको दिखा दूं। सरकार ने शशि थरूर को एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि ये जिम्मेदारी राजनीतिक नहीं है, ये राष्ट्र हित का मामला है। दरअसल मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि भारत के सांसदों का डेलीगेशन विदेशों का दौरा कर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की जानकारी देगा। इस डेलीगेशन में शशि थरूर को भी शामिल किया गया है। शशि थरूर के साथ साथ कांग्रेस के और भी कई सांसद विदेशों का दौरा करेंगे। साथ ही बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी सहित दूसरे राजनीतिक दलों के सांसद भी जाएंगे। वहीं डेलीगेशन में शामिल होने पर शशि थरूर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय हित के लिए पीछे नहीं हटूंगा। डेलीगेशन में शामिल होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो और खासकर महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमेशा सर्वदलीय ग्रुप जाता है। वो जाएगा वहाँ बात करेगा। और इतना भी मैं बता दूं कि कई बार मैं भी मल्टी पार्टी ग्रुप्स में गया हूँ। खैर किसी क्राइसिस में तो नहीं गया हूँ, लेकिन वैसे गया हूँ। और जब भी मैं गया हूँ वहाँ हम लोगों ने जो हमें भारत सरकार ब्रीफ करती है, जो हमें बताती है, वही बात हम लोग करते हैं। और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे इस अहम काम के लिए चुना है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हम सभी मिलकर दुनिया के देशों में भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। रविशंकर जी, कितना महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया में हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत पाकिस्तान के इस युद्ध के बारे में भारत की सोच, भारत का दृष्टिकोण और भारत की क्षमता दुनिया को बताई जाए, और भारत में शांति का पाठ भी। तो दोनों बातें हैं। तो मैं कृतज्ञ हूँ। संभवतः प्रधानमंत्री ने मुझे जो चुना है, तो मुझे एक डेलीगेशन को लीड कर करके सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहराइन और अल्जीरिया यहाँ पर जाना है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमने सिर्फ स्थगित किया है, ये भी उसका एक पार्ट है। बिल्कुल, मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये पॉज है। और जो माननीय राजनाथ जी ने कल कहा, पाकिस्तान प्रोबेशन पर है। आप कल भी उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, तो शांति सिर्फ बोलना नहीं, शांति का आचरण भी लेना जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का बेतुका बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करने के दौरान आतंकियों को लेकर कुलस्ते ने हमारे अपने आतंकियों कहा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला से बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने आतंकियों को अपना कहकर संबोधित किया। हम सबके लिए गौरव का विषय है, भारत के लिए, कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं उनको जवाब दिया उनकी पुलिस। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर फग्गन सिंह कुलस्ते का वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि क्या बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश की छवि खराब कर रही है। आप चुप हैं, तभी बेलगाम और बदजुबान नेता सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। बीजेपी नेता कभी सेना के जाबाजों का अपमान कर रहे हैं, तो कभी शब्दों से आतंकवादियों का सम्मान। आपकी कथनी और आपके नेताओं की करनी में ये अंतर क्यों? कुलस्ते के बयान को लेकर अब कांग्रेस और विपक्षी नेता हमलावर हो गए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी नेता लगातार आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। और वहीं सिंधु जल समझौते पर भारत की कार्रवाई के बाद चुनाव की बांधों में बड़ी सफाई हुई है, जिससे कि जल भंडारण की जो क्षमता है
और बिजली उत्पादन इसमें इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। सिंधु जल संधि पर भारत की सख्त कार्रवाई का असर दिखना शुरू हो गया है। चिनाब नदी पर बने भारत के 2 प्रमुख हाइड्रो प्रोजेक्ट्स सलाल और पगलिहार डैम अब पहले से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पहले बांधों के पास सिल्ट जमा हो जाने के कारण बिजली उत्पादन क्षमता में 10 से 20% तक की गिरावट आती थी। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं that all projects are in line with the Indus Water Treaty, बट ये है कि पाकिस्तान इन टेक्निकल इश्यूज को पॉलिटिकल इश्यूज बना लेता था, तो और खाम में इंडस वर्ल्ड बैंक में चले गए या और कोई जब उनके कमीशन आते थे इरेलेवेंट सी क्वेरीज डाल देते थे, तो उसकी वजह से हमारे ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट्स के थे वो सफर करते थे। भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत चिनाब नदी का अधिकांश पानी पाकिस्तान को देना होता था। इसकी शर्तों के चलते भारत को बांधों की सफाई और नियंत्रण क्षमता को लेकर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्त कटरा पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड कई तरह की निःशुल्क सुविधाएं सेवाएं मुहैया करा रहा है। TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस समय मैं मौजूद हूं कटरा में और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से भक्तों में यहाँ पर जोश है। माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो यहाँ पर देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धा वही, विश्वास वही। माता वैष्णो के भक्त माता का ध्यान करके कटरा पहुँच रहे हैं। संघर्ष विराम के बाद माता के भक्तों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद छाई खामोशी अब टूटने लगी है। माता के दरबार में जयकारे गूंजने लगे हैं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुना जय माता दी। कोई चीज का डर नहीं है, कुछ भी नहीं, सब अच्छा है। कोई डर कोई खौफ तो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ डर खौफ नहीं है। श्राइन बोर्ड के मुताबिक मां वैष्णो देवी की यात्रा में आंशिक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। श्राइन बोर्ड आधार शिविर कटरा से लेकर मां वैष्णो देवी भवन तक कई तरह की निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। श्रद्धालु दिव्य आरती में निःशुल्क शामिल होकर मां वैष्णो देवी का गुणगान करते रहते हैं, तो दूसरी ओर बिना किसी इंतजार के मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके साथ साथ CRPF, श्राइन बोर्ड के जो यहाँ पर गार्ड है वो भी यहाँ पर तैनात है। और तस्वीरों में आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद माता वैष्णो देवी के भक्तों में जो जोश है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और यहाँ पर जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। और श्राइन बोर्ड की तरफ से भी जो व्यवस्थाएं हैं वो इन यात्रियों के लिए रखी गई हैं। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर केदारनाथ धाम से आ रही है। केदारनाथ धाम में एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। लैंडिंग से पहले एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। एयर एम्बुलेंस में सवार सभी 5 यात्री सुरक्षित है, ये गनीमत की बात है। तो ये बड़ी खबर है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए केदारनाथ धाम की है और यहाँ पर ये एयर एम्बुलेंस जो आपको नजर आ रही है, हेलीकॉप्टर आपको जो नजर आ रहा है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो टेल है वो हेलीकॉप्टर का आपको वो बैंड टूटा हुआ नजर आ रहा है। लैंडिंग से पहले ही ये एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह है, गनीमत यह रही कि जो 5 यात्री इसमें थे वो सभी सुरक्षित हैं। और काला हिरण मामले में अब सलमान खान की हाईकोर्ट में पेशी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 साल पुराने इस मामले की नई तारीख तय कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले में निर्देश जारी किया है। करीब 27 साल पुराने इस मामले में अब 28 जुलाई को हाईकोर्ट में सलमान खान समेत सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में इस केस पर सरकार और बिश्नोई समाज की अपीलों पर सुनवाई की गई। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग ने की और यह केस राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील के तहत पेश किया गया। इस सुनवाई में सलमान खान से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया और साथ ही इसकी अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि मामला 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान का है। आरोप है कि जोधपुर के पास कांकाड़ी गांव में 2 काले हिरणों का कथित तौर पर शिकार किया गया। सलमान खान को 5 अप्रैल 2018 को सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने दोषी ठहराया था और 5 साल जेल की सजा सुनाई थी, जबकि उनके दूसरे साथी कलाकार और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था।
मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डिजिटल अरेस्ट करके ठगी के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव को डिजिटल अरेस्ट कर 2,53,00,000 की ठगी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में एमपी पुलिस ने लखनऊ से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो रामकृष्ण मिशन के जो संचालक थे उनको एनफोर्समेंट एजेंसीज का भय दिखा के लगभग 2.5 करोड़ की जो राशि थी फ्रॉड तरीके से उनके अकाउंट से निकाली गई। गंभीर मामला था। इस पे साइबर क्राइम थाने में एफआईआर हुई। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 20 से अधिक अकाउंट्स में अलग अलग राज्यों के अकाउंट्स में राशि ट्रांसफर हुई है। दरअसल आरोपियों ने रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव को 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा था और ठगी के पैसे को अलग अलग बैंकों के 20 अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाए गए। इसमें सबसे ज्यादा 30 लाख रुपए लखनऊ के एक बैंक खाते में ट्रांसफर कराए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक एक बैंक के मैनेजर और कैशियर समेत 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अल्बानिया के दौरे पर है। यहां प्रधानमंत्री एडी रामा ने जॉर्जिया मेलोनी का घुटनों के बल बैठकर स्वागत किया है, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अल्बानिया में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का घुटनों के बल बैठकर स्वागत किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनका यह अंदाज देख मेलोनी भी हैरान हो गई। वो मुस्कुराने लगी और उन्हें उठाने की कोशिश की। बाद में दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और गले भी मिले। बता दें कि एडी रामा अक्सर मेलोनी को अपनी इतावली बहन कहते हैं। अल्बानियाई प्रधानमंत्री ने मूसलाधार बारिश के बावजूद यूरोपीय नेताओं की भव्य अगवानी की। एडी रामा ने अल्बानिया को 2030 तक यूरोपीय संघ में शामिल करने के वादे पर चुनाव अभियान चलाया और शानदार जीत हासिल की। 6 फुट 7 इंच लंबे के रामा ने ईपीसी की बैठक में भाग लेने वाले 40 से अधिक नेताओं से प्रत्येक का नाम लेकर स्वागत किया। ईपीसी सम्मेलन में यूरोपीय संघ के अलावा 20 देशों के सदस्य शामिल हुए। इनमें अल्बानिया मेजबान के तौर पर शामिल था, हालांकि वो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है।